हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज़ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया था क्लास 6 में। आज हम चैप्टर 8 को कंप्लीट करेंगे। हमारा टारगेट बस वही है कि एनसीईआरटी में हम कैसे मिनिमम इनपुट दे करके मैक्सिमम आउटपुट गेन करें और कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है एनसीईआरटी से डायरेक्ट, उसको हम एग्ज़ाम में सही कर पाएँ। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमें दिखता है कि जो लोहे का प्रयोग के बारे में बताया गया है कि लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार मिले। हमने आपको पढ़ाया था महापाषाण कब्रों के बारे में, जहाँ मैंने आपको बताया था शिष्ट होता है। यहाँ पर इनको जब दफनाया गया था तो उनके साथ में लोहे के औजार और कुछ श्रृंगार की वस्तुएं साथ में दफनाई गई थी। तो वहीं पर हमें मिलता है लोहे के औजार। आगे बढ़ें, जब आगे बढ़ेंगे हम तो हमें मिलेगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, जहाँ पे लिखा हुआ है कि गांव में कौन रहते थे। पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ है गांव में कौन रहते थे। आगे हम देखते हैं गांव में कौन रहते थे। इस पैराग्राफ में हमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है। वो क्या है? जैसे आगे लिखता है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लाल, यानी कभी भी पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये हमें ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछेगा कि जो वेल्लाला है, वेल्लाला ये किसे कहते हैं, ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं बड़े जो भूस्वामी थे उसको। बड़े भूस्वामियों को क्या कहते हैं? बड़े भूस्वामियों को कहते हैं वेल्लला। ये याद रखना है, वो भी तमिल क्षेत्र में। आगे आगे लिखा कि साधारण हलवाओं को उड़वार कहते हैं। उड़वार किसको कहते हैं? उड़वार साधारण हलवाओं को। ये नोट्स बनाते चलना है आपको जो मैं बोल रहा हूँ। साधारण उड़वार किसको कहते हैं? साधारण जो हलवाएं हैं, साधारण हलवाओं को उड़वार कहते हैं। और भूमिहीन मजदूर कामा दास कडेसियार, और यानी कडेसियार कौन है? कडेसियार है भूमिहीन मजदूर। कडेसियार कौन है? कडेसियार है भूमिहीन मजदूर। आगे आदिमई कौन है? दास जो है, दास को क्या कहते हैं? आदिमई कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका क्या है? वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, इधर एक तरफ लिख देंगे कि ग्रामवासी, या फिर लिख देंगे शब्द, एक तरफ लिख देंगे अर्थ या इसका नाम। अब क्या बनाएंगे? ये क्वेश्चन सेट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे दास, उसके आगे लिख देंगे आदिमई, एक तरफ लिख देंगे बड़े भूस्वामी, सामने क्या लिख देंगे? वेल्लला। इसी तरह लिख देंगे भूमिहीन मजदूर, उसके सामने क्या लिख देंगे? उसके सामने ये लोग लिख देंगे उड़वार। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें पूछेंगे कौन कौन से सही हैं, एक दो, दो तीन, एक तीन, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। अगला इसी पैराग्राफ में आगे मिलता है कि देश के उत्तरी हिस्से में, यानी नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अब क्या पढ़ना है? आप पढ़ना कि ग्राम भोजक कौन था। अब पूछेगा आगे कि ग्राम भोजक कौन था? वो था गांव का प्रधान व्यक्ति। गांव का प्रधान व्यक्ति कौन है? ग्राम भोजक। क्योंकि हमें बताया गया दक्षिणी भारत में हम जब देख रहे थे तब ये शब्दावली चल रही थी, अब ये उत्तरी भारत में ग्राम भोजक शब्दावली चल रही है। तो क्या था कि जो ग्राम भोजक है, गांव का प्रधान व्यक्ति, अक्सर ही एक ही परिवार के लोग इस पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि यह पद क्या था? अनुवांशिक था। जब एक ही पीढ़ी के लोग इस पद पर बने रहेंगे तो ये पद क्या होगा? अनुवांशिक। याद रखना है। क्या बोलेगा वो? तो बोलेगा यह पद अनुवांशिक नहीं था, तो गलत बात, यह पद अनुवांशिक था। आगे आम तौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी जो ग्राम भोजक होता था, गांव का प्रधान, ये सामान्यता, हमेशा नहीं, सामान्यता क्या होता था? गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, ये याद रखना है। आगे क्या याद रखना? आगे याद रखना है कि साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। दास किसको कहते हैं? आदिमई को। तो इन पर जो इनकी भूमि थी, क्योंकि ये सबसे बड़े भूस्वामी थे तो इनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, तो उस पर जो काम करने वाले दास और मजदूर होते थे। अब प्रायः क्या करते थे, जो राजा लोग भी थे वो इनको कर वसूलने का काम इन्हीं को दे देते थे। अब कर वसूलने का काम, क्योंकि इनका भी एक बड़ा इलाका है भाई, गांव का प्रधान व्यक्ति है, तो राजा क्या करता था? कह देता था कि तुम ही लोग कर वसूलो। अब ये लोग कर वसूलते थे और कभी कभी ये लोग क्या करते थे? फैसला भी सुनाते थे। तो ये न्यायाधीश और पुलिस का काम भी कभी कभी करते थे। न्यायाधीश और पुलिस का काम करते थे और कर वसूलते थे, ये याद रखना है हमें। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो हमें लगेगा कि ग्राम भोजक के अलावा
अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे। यानी ये तो भाई मालिक है तो ये तो स्वतंत्र हैं, इनके अलावा भी कुछ लोग स्वतंत्र कृषक थे जिन्हें गृहपति कहते थे। यानी गृहपति कौन है? ये स्वतंत्र कृषक हैं, ये याद रखना। अब इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, बड़े किसान तो ग्राम भोजक हो गए। अब जो छोटे किसान बचते थे वो गृहपति होते थे। अब क्या होता था, इनके पास इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थीं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं थी, वो क्या थे? वो दास कर्मकार थे, यानी दूसरों की भूमि पर वो काम करते थे। ये हो गया। अब यहाँ से सवाल क्या, यही सवाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे क्या बनाएगा? आपसे ही बोल देगा कि क्वेश्चन देगा, बोलेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बनाएगा? पहला कथन बनाएगा कि भारत के उत्तरी हिस्सों में जो गाँव का प्रधान व्यक्ति होता था, गाँव का प्रधान व्यक्ति होता था, वो क्या होता था? वो गृहपति होता था, एक। दूसरा स्टेटमेंट क्या बना देगा कि जो ग्राम भोजक का पद है, ये आनुवांशिक था, ठीक है। तीसरा क्या बनाएगा कि गृहपति को न्यायाधीश और पुलिस की शक्तियाँ थी, ठीक है। अब इसमें से पूछेगा कौन-कौन से सही है या सही नहीं है। मान लो पूछे सही नहीं है, असत्य कथन, तो इसमें कौन-सा है? ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा। पहला क्या था? गाँव का प्रधान व्यक्ति गृहपति, गलत। गाँव का प्रधान व्यक्ति कौन था? वो था ग्राम भोजक, हमें याद रखना। क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हमें सेम लगेगा कि गृहपति, ग्राम भोजक, और इसी में सवाल गलत हो जाएगा। पर याद क्या रखना है कि गृहपति नहीं ग्राम भोजक था। पहला स्टेटमेंट तो गलत। दूसरा क्या कहता है? ग्राम भोजक का पद आनुवांशिक था, बिल्कुल सही बात है, मैंने बताई। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि गृहपति को न्यायाधीश और पुलिस की शक्तियाँ थी, गलत। ग्राम भोजक को थी, तो कौन-कौन सा गलत है? पहला और तीसरा गलत है। इस तरह से वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में एक बॉक्स में लिखा हुआ है। लिखा क्या है कि तमिल की जो प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। अब इनका संगम साहित्य कहते हैं तो जो इनकी रचना है वो 2300 साल पहले हुई थी। अब इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई जो है तमिलनाडु में, वहाँ पे इनके कवियों का सम्मेलन हुआ था और उन्हीं यहाँ उसी जगह इनका संकलन भी हुआ। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका कि तृतीय संगम कहाँ हुआ था। अब एनसीईआरटी ये तो नहीं बताते है कि कितने संगम हुए थे, एनसीईआरटी कहते हैं कि संगम साहित्य था, यानी संगम हुए थे। अभी हमारा काम है कि हम चेक करें कितने संगम हुए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में कि तृतीय संगम कहाँ हुआ था, तो तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। अब याद कैसे रखना, जो प्रथम संगम है वो मदुरई में हुआ, द्वितीय संगम जो है ये हुआ कपाटपुरम में, तृतीय संगम मदुरई में। यानी पहला और तीसरा संगम मदुरई में हुआ है, ये याद रखना हमें, ये नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेस पे मेरा ये अनुमान कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संगम हुआ कितने साल पहले हुआ, 2300 साल पहले हुआ। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहीं से। आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे क्या मिलता है। आगे मिलेगा कि वलय कूप बनाए जाते थे। वलय कूप होते क्या थे? सिर्फ यही पूछेगा कि वलय कूप क्या है। तो वलय कूप, कूप जैसे कुआं जैसा होगा तो ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता था। यानी वलय कूप शब्द अगर कभी पूछ ले तो याद रखना कि वलय कूप नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। इतना याद रखना है बस। आगे आगे याद रखना कि बेरी गाजा, वेरी गाजा क्या है? एक ग्रीक नाम है भरूच का, भरूच का यूनानी नाम है, यूनानी नाम क्या है? वेरी गाजा। अब भरूच कहाँ है ये याद रखना। भरूच, भरूच कहाँ है, हमें इतना याद करना कि अगर भरूच कहाँ है ये पूछे तो भरूच कहाँ पर होगा? भरूच है किस जगह पर? भरूच है यूनानी नाम है। भरूच कहाँ है? भरूच है गुजरात में। ये याद रखना है कि भरूच कहाँ है, तो भरूच है गुजरात में। दूस आगे क्या याद रखना है? भरूच गुजरात में हो गया, ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। तो वेरीगाजा एक पोर्ट है जहाँ से क्या, जहाँ से शराब, तांबा, टिन, ये सब चीज़ें क्या हुई हैं? शराब, तांबा, टिन जो है यहाँ से आयात किया जाता था। यानी आयात क्या किया जाता था यहाँ से? शराब, तांबा, टिन जो है यहीं से आयात किया जाता था। हमें याद रखना कि शराब, तांबा और टिन का आयात कहाँ से होता था? तो वो यहीं से होता था। ये याद रखना है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि कहाँ से आयात होता था, यहाँ से। आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्राचीनतम क्या है, प्राचीनतम दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकोई, पूमपुहार और मुचीर किस रूप में विख्यात थे। यानी पूछ रहा है कि जो ये नाम है ये किस लिए फेमस थे, तो ये नाम पोर्ट है। ठीक इसी तरह से मेरा ये अनुमान है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कभी पूछ ले कि भरूच क्या है, क्योंकि भरूच भी एक पोर्ट है। अब हमें कैसे पता चला भाई? अगर किसी जगह से कोई चीज़ आयात निर्यात हो रही तो क्या होगा? एक पोर्ट ही होगा, तभी तो वहाँ से आयात निर्यात हो रहा होगा। तो ये हमें इसीलिए याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कोरकई, पूमपुहार, मुचीर। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे दिखा? ये चीज़ें तो आपने नहीं पढ़ाई। तो जब क्लास 12 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम वहाँ पर दिए हुए हैं और ये पोर्ट हैं,
ठीक उसी प्रकार से ये पूछा जा चुका है कि बताओ, ये पूछा जा सकता है कि भरूच क्या है? तो भरूच एक पोर्ट है, ये याद रखना है हमें। आगे आगे हम बात करेंगे आहत सिक्कों के बारे में। तो आहत सिक्के क्या? आहत सिक्के का कभी पूछ ले कि आहत सिक्के गोलाकार होते थे, चौकोर होते, तो आहत सिक्के दोनों आकार के होते थे और इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है कि जो आहत सिक्के हैं इन पर कुछ लिखा नहीं था, इन पर छपा हुआ था, यानी इन पर चिन्ह बनाए जाते थे और ये जो भारतीय का उपमहाद्वीप है यहाँ पे लगभग इसके मैक्सिमम हिस्से में प्रचलित थे। महाजनपद काल में भी हम आहत सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आहत सिक्के थे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि आहत सिक्के तब भी थे। आहत सिक्के बहुत पुराने थे और लगभग 500 सालों तक चले। और आहत सिक्के किस धातु के थे? तो ये सोने के भी थे, चांदी के भी थे। तो कभी ये आ गया कि आहत सिक्के केवल चांदी के थे, गलत, सोने के भी होते थे। आहत सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, ये स्टेटमेंट सही है, ये हमें याद रखना है। आगे हम बढ़ें तो आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे कि जो मथुरा है, यह मूर्तियाँ बनाने का एक केंद्र था। मथुरा क्या है? मथुरा मूर्तियाँ बनाने का एक केंद्र था। तो जब मथुरा मूर्तियाँ बनाने का एक केंद्र था, तो इसके बारे में क्या पढ़ना है? ये है कि मथुरा जो है मूर्तियाँ बनाने का एक केंद्र है। तो यहाँ पर मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी भी है। एक सवाल ये पूछ सकता है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी, वो है मथुरा। अब जब मथुरा मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था, तो इसके बारे में क्या सवाल पूछा गया? मैं आपको दिखाता हूँ। सवाल पूछा गया कि किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता? तो उसका आंसर है गांधार। अच्छा, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ? ये दिखा रहा हूँ कि गांधार मूर्ति कला के बारे में सवाल पूछा गया है। सवाल मथुरा मूर्ति कला के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक सवाल जो पूछा गया वो गांधार मूर्ति कला का था। अब मथुरा मूर्ति कला के बारे में पूछा जा सकता है, तो हमारा काम क्या है कि हम मथुरा मूर्ति कला के बारे में गूगल करके थोड़ा बहुत जानकारी एकत्रित करें। एक तो ये। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे हम देखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि कपड़ा उत्पादन केंद्र मदुरई क्या है? मदुरई फेमस था कपड़ा उत्पादन केंद्र के लिए। और वाराणसी और मदुरई किस लिए फेमस था? अगर कभी ये बना ले कि वाराणसी और मदुरई विख्यात थे, फिर 4 ऑप्शन बना लेते, तो कपड़ा उत्पादन केंद्र सही बात, कुछ और बना दे उसे एक साथ, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आगे ये बहुत जरूरी पैराग्राफ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। यानी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेणी क्या था, तो श्रेणी क्या था? श्रेणी क्या था? शिल्पकार और व्यापारी का एक संघ था। यानी शिल्पकार और व्यापारी का एक संघ क्या था? वो था श्रेणी। अब शिल्पकारों की जो श्रेणियाँ थी, यानी शिल्पकार का काम क्या था? ये काम था प्रशिक्षण देते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, ये दो इनके काम थे, और तैयार माल का वितरण करते थे, ठीक है। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ जो थी उनका काम क्या था? उनका काम था, व्यापारियों की श्रेणी, व्यापार का संचालन कैसे होगा, यानी बैंकिंग का काम कौन करता है? ये करेंगे व्यापारियों की श्रेणी संघ, और व्यापार का संचालन ये करेंगे, तो ये याद रखना हमें। आगे आगे सूत कातने और बुनने के नियम ये अर्थशास्त्र में दिए हुए हैं। तो कभी पूछ ले कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र में क्या अंकित है? तो अर्थशास्त्र में सूत कातने और बुनने के नियम हैं। अब जरूरी क्यों है? मैं जरूरी इसलिए बता रहा हूँ कि एक चीज पूछी गई कि किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? तो ये है मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस स्रोत में, यानी किसी पुस्तक के बारे में ये पूछ रहा है। अब उस पुस्तक के बारे में कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन सी चीज़ नहीं दी हुई, या तो पूरी पुस्तक पढ़ें। अगर हम पूरी पुस्तक नहीं पढ़ते तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उस पुस्तक के बारे में हमें वो जानकारी आनी चाहिए। जैसे कि अगर कभी पूछ ले सूत कातने और बुनने के नियम किस पुस्तक में हो, 4 किताबों का नाम दे दे, अर्थशास्त्र, मुद्रा, राक्षस और ऐसे ही। तो ये नियम अर्थशास्त्र में है, ये हमें याद रखना है। और इस काम में विधवाएं भी थीं, दास दासियां भी थीं, सब लगाए जाते थे, ठीक है। और गुणवत्ता के अनुसार, काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना होता था। आगे अगर कोई काम पूरा नहीं करता था उसे जुर्माना देना होता था, और जुर्माने में अंगूठा भी काट लिया जाता था। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आएगा तब तो ऐसा आएगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट वाइज नहीं आता, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जो ये सूत कातने और बुनने के नियम किस पुस्तक में दिए हुए, तब तो अर्थशास्त्र है। अभी हमने पोर्ट का आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो वैसे पोर्ट एक है अरिकामेडु पोर्ट, पुदुचेरी में है। ये याद रखना कि अरिकामेडु पोर्ट कहाँ है, वो है पुदुचेरी में, ठीक है। क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? वो है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल का है, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अरिकामेडु पोर्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने दिखाया कि ताम्रलिप्ति के बारे में पूछा जा चुका है, तो अरिकामेडु पोर्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। वो स्टेटमेंट इसी में से बनाएगा कि ये एक पोर्ट है। अरिकामेडु क्या है? तो एक पोर्ट है, पहली बात याद रखना है। दूसरा कहाँ है? पुदुचेरी में है। आगे क्या है कि यहाँ से व्यापार होते थे। एरेटाइन नाम का एक पात्र, एरेटाइन एक शहर है, ये कहाँ है? इटली में। ये तो एक जानकारी के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया कि एरेटाइन कहाँ है, एरेटाइन इटली में। अगर कभी पूछ ले कि एरेटाइन शहर कहाँ है, इटली में है।
ये याद रखना है। फिर आगे कि जो एक्वाडक्ट होते हैं वो जलवाही सेतु थे। जलवाही सेतु को क्या कहते हैं? एक्वाडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर से आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ करके 2-4 क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहो ये पूछ ले, अभी मैंने आपको बताया था मथुरा कला, तो मथुरा मूर्ति कला के बारे में क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है मथुरा मूर्ति कला के बारे में कि जो मथुरा की मूर्ति कला है वो मथुरा को कुषाणों की ने राजधानी बनाया। पहला स्टेटमेंट एक ये पूछ सकता है कि जो मथुरा है ये कुषाणों की राजधानी था। दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाएगा? दूसरा स्टेटमेंट बना सकता है कि मथुरा में केवल बौद्ध विहार मिले हैं। तीसरा, मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट है 3 स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ इस 3 स्टेटमेंट में कैसे क्या करना है। जैसे ये 3 स्टेटमेंट हो गए। पहला स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया? पहला बताया कि मथुरा कुषाणों ने राजधानी बनाई, ठीक है, क्योंकि दूसरी राजधानी, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि दूसरी राजधानी कुषाणों ने क्या बनाई? मथुरा बनाई। अब एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि मथुरा जो है यातायात और व्यापार के मुख्य रास्तों पर था। बिल्कुल सही बात है। मथुरा में केवल बौद्ध विहार मिले। पहली बात तो जब कभी केवल लग जाता है तो ये थोड़ा श्योरिटी कह रहा है, और इतना श्योर होकर कोई भी क्वेश्चन नहीं सेट किया जा सकता कि केवल मिले थे। हो सकता है एक बिहार की जगह चैत्य मिल गया हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही था। आगे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आगे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि श्रेणी के बारे में बताओ, श्रेणी क्या थी? अब मान लो श्रेणी के बारे में स्टेटमेंट बना दे, क्या बनाएगा कि जो श्रेणी होती थी वो प्रशासनिक स्तर पर जो होता था राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणियों के बारे में पूछ ले कि जो श्रेणी है उनका प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख था। आगे क्या बना दे? आगे बना देगा कि श्रेणी जो है अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार रखती थी। आगे एक स्टेटमेंट और बना दे, क्या अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार रखती थी, राजा इनका प्रमुख होता था, और बता दे कि ये काम करने के नियम और मानक तय करते थे। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मैंने आपको बताया भी कि व्यापार के नियम कौन तय करता था? श्रेणी। तो ये तो चीज़ ठीक है। दूसरा कि राजा इनका प्रमुख होता था, ये तो कहीं नहीं, क्योंकि भाई श्रेणियाँ हैं तो इनका व्यापार का जो हेड होगा वही प्रमुख होगा, राजा तो नहीं हो सकता। तो एक तो ये गलत है। और श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ठीक है, क्योंकि श्रेणी जो है बैंकिंग का काम भी करती थी। तो जब बैंकिंग का काम करेगी तो किसी को उधार देगी, वो चुकता नहीं करेगा, तो न्यायिक अधिकार किसके पास होगा? भाई वो श्रेणी के पास ही होगा। तो इसमें से पूछे अगर कौन सा स्टेटमेंट सही, तो एक तो ये न्यायिक अधिकार वाला सही है, दूसरा ये सही कि ये व्यापार के नियम तय करती थी। ये क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो हमें ये क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आगे आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन बनाना हो तो ये बना लेगा कि जो संगम हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो पहला और तीसरा संगम मैंने आपको बताया था मदुरई में हुआ है, ये याद रखना है। जो दूसरा संगम है वो कपाटपुरम में हुआ है, ये भी याद रखना है। इतना याद रखना है। मैं आपको कुछ चीज़ें और करा दे रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं पहले चैप्टर में छोड़ दी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पहले चैप्टर में छोड़ दी थी, इससे पहले वाले चैप्टर में। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझसे छूट गई थी पढ़ाते वक्त। तो मैं वहाँ पे फिर से एक बार आपको लेके चलता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 7 था उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। जैसे पोएट का एक सवाल मैंने अभी आपको दिखाया था कि गुप्त काल में कौन किस पोर्ट से व्यापार संचालन होता था, उसका आंसर था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। वैसे ही एक मैप बना हुआ है, यहाँ पे 3 पोर्ट दिखाए गए हैं। एक पोर्ट है बेरीगाजा, बेरीगाजा भरूच मैंने आपको बताया, तो ये भरूच गुजरात में है। गुजरात का बेरीगाजा जो है इसी का नाम था। तो एक तो ये याद रखना। दूसरा एक पोर्ट है मुजरिम, इसे मुजरी से कहते हैं। ये एक पोर्ट है केरल में, और इसे स्पाइस सिटी के नाम से केरल फेमस है। केरल को क्या कहते हैं? मसालों का शहर भाई कहते हैं। तो इस मुजरी पोर्ट कहाँ है? केरल में, याद रखना। पोडुका पोर्ट कहाँ है? वो पुदुचेरी में है, ये याद रखना है। ये मैप में बना हुआ है इसलिए याद रखना है। तो ये चीज़ पिछले चैप्टर मैंने छोड़ दी थी, मुझसे छूट गई थी या, तो ये चीज़ अब देख लीजिए आप। आगे अब इसमें एक सवाल ये भी बनाया जा सकता है कि बेरीगा एक तरफ दे दे कि ये पोर्ट और दूसरी तरफ दे दे वर्तमान राज्य। तो दे देगा कि बेरीगाजा गुजरात, मसूलीपट्टनम में तमिलनाडु, पोडुका आंध्र प्रदेश, मुजरिस केरल। तो कौन कौन से सही हैं? तो पोडुका कहाँ है? पुदुचेरी में, आपको बताया। मुजरिम कहाँ है? केरल में। और मसूलीपट्टनम बना है वो तो आंध्रा में, वो सबको पता। और बेरीगाजा कहाँ है? गुजरात में। तो ये चीज़ आनी चाहिए हमें। एक और मैप, एक और क्या बना हुआ? एक और बने हैं सिक्के। अब सिक्के जब ये बताया है आगे की बात, तो इसमें सिक्कों के बारे में ज़्यादातर दिखाया गया है। तो हम क्वेश्चन क्या बताते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे जब इसको आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि पश्चिमोत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। यानी शक कहाँ से आए थे? मध्य एशियाई लोग। तो शक कहाँ से आए थे? शक मध्य एशियाई थे। ये याद होगा, एक स्टेटमेंट यहाँ से बन गया। फिर क्या क्या? ये तब तक शासन करते रहे जब तक गुप्त शासकों ने इन्हें पराजित नहीं किया। तो गुप्त शासकों द्वारा ही पराजित हुए, ठीक है। शकों के बाद क्या है? शकों के बाद कुषाण आए।
शक के बाद कुषाण है, तो एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन क्या बना जा सकता है, वो सीक्वेंस पूछ सकता है शासक के आने का क्रम। जैसे बोलेगा कि भारत में आक्रामकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का एक कालानुक्रम सेट कीजिए। अब वहाँ पे क्या दे देगा, वहाँ पे दे देगा कि यूनानी, शक, कुषाण। तो सबसे पहले क्या है भाई, शक के बाद कुषाण है, तो शक के बाद कुषाण दिख रहे हैं, तो ये सही कि यूनानी है, यूनानी के बाद शक है, शक के बाद कुषाण है। ठीक है, आगे कि मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य। ठीक है, एक तो ये। आगे शुंगों के बाद कर्ण, शुंग के बाद कौन है, कण्व है, शुंग के बाद कण्व, तो ये भी याद रखना है कि शुंगों के बाद क्या है, कण्व है। एक तो ये। दूसरा, पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश था, वाकाटक वंश कहाँ था, तो पश्चिमी भारत में था, ये याद रखना है। आगे क्या याद रखना है, सिक्कों के बारे में। अब सिक्कों के बारे में कोई स्पेशल क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा जाए, लेकिन ये कि अगर पूछा जाए तो ये याद रखना कि सातवाहन का सिक्का इसमें दिखता है कि चौकोर था, कभी स्टेटमेंट बना दे तो याद ध्यान देना कि सातवाहन का सिक्का चौकोर था। शक का जो सिक्का ये गोलाकार था, ये भी याद रखना इसे। हिंदवन का सिक्का गोलाकार था, कुषाण का सिक्का गोलाकार था, यानी सातवाहन का सिक्का चौकोर था, ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो ये था। तो आज का चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे देखेंगे कि अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 9 कवर करेंगे, और उसके बाद जो 2 चैप्टर बचेंगे उसको कवर करके क्लास 6 की एनसीईआरटी को हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी एंशिएंट पार्ट, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है ये है क्लास 6 का एंशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे, हम 12th में जो पहला पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसको भी साथ में ही कवर कर लेंगे। ये दोनों काम एक साथ करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सबका।